गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुक बी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 61 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, मेजर डोमेन्स यानी कि जो मेजर एलिमेंट्स हमारे अर्थ के क्या हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और ये किससे बने हुए हैं, है ना, क्या फॉर्म्स है, इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के। ओके, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमारा एक हिस्सा होते हैं एनवायरनमेंट का। ओके, क्योंकि आप अगर घर में हो तो घर में आपका जो घर हो गया उसके आसपास की चीज़ें हो गई, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, घर हो, रोड्स हो, आपकी व्हीकल्स हो, ये सब हमारे पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बट लेकिन हमारे 3 बेसिक एसेंशियल जो हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं, ये हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, अब हमारे जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करें वो होती है नॉन लिविंग थिंग। हो सकता है वो आपका घर हो, आप जो फर्नीचर यूज़ कर रहे हो, ओके, आप जो व्हीकल यूज़ कर रहे हो, वो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। वैर जो लिविंग कंपोनेंट्स हो गए वो हो गए प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट। ओके, सो देयर आर बेसिकली 3 मेन components of the environment basically that are land, air and water. Okay, जमीन, हवा आसपास की और पानी, ये 3 बेसिक एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट के। दिस कंपोनेंट्स मीन ओवरलैप एंड इंटरैक्ट इन ए कॉम्प्लेक्स जोन ऑन द अर्थ सरफेस। और ये तीनों चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट की तीनों आपस में एक साथ मिलती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। Okay, so we are familiar with land, the solid portion of the earth on which we live. It is known as the lithosphere. यानी कि हमारा पहला डोमेन जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, लिथोस्फीयर, यानी कि ज़मीन का जो भी हिस्सा जहाँ पर हम रह पा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ग्रो हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग से खड़ी हैं, जो हमारी धरती है वो हमारा लिथोस्फीयर है, यानी हमारा पहला डोमेन हमारे अर्थ का। इसको ग्रीक वर्ड में, ये जो लिथोस्फीयर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, लिथो का मतलब होता है रॉक्स, और विच इज कंप्राइजेस ऑफ अर्थ की सॉइल और क्रस्ट से, एंड द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड एसेंशियल टू फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो एलिमेंट्स हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि पेड़ जो है वो भी मिट्टी की वजह से, लैंड है तभी ग्रो हो पाएगा। ओके, पेड़ ग्रो हो पाएगा तो फिर उसके बाद जैसे हम इंसान हैं, हमें भी ज़मीन चाहिए बहुत सारे घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। खेती बाड़ी करेंगे तो उससे अनाज आएगा, वो हम खा के हम जीवित रह पाएंगे। ओके, इसके साथ जो हमारा दूसरा डोमेन है वो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कि मिलता है हवा से बनता है। ओके, एयर से, जो आसपास जो हर चीज़ को चाहिए, जो हमारे लिविंग का, हर लिविंग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे, उसको एयर के रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी लिविंग कंपोनेंट्स नहीं जी पाएगा, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हम ह्यूमंस हो। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो हमारा जो सेकेंड डोमेन है एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर जो है वो वापस ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, एटमो का मतलब होता है एयर। ओके, ऐसा एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया जाता है कि ऐसा एज ए ब्लैंकेट ऑफ गैस है, जिससे कि हमारा अर्थ जो है आसपास से घिरा हुआ है। बेसिकली इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेरियस डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ये सब मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जो कि हमने क्लास 5 में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब जो तीसरा जो एलिमेंट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस जो हमारा अर्थ जो सरफेस है उसका 70 to 71% जो है वो पानी से बना हुआ है, कवर्ड है पानी से। आसपास जो है वाटर एलिमेंट 71% है। द एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। जो एरिया जहाँ पर पानी अवेलेबल है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एयर वाला पोर्शन को एटमॉस्फेयर, और जहाँ पर लैंड है उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सेम हाइड्रोस्फीयर भी ग्रीक वर्ड से आता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़, इसमें आइस के फॉर्म में भी वाटर रहता है,
पानी के फॉर्म में भी वाटर रहता है और भाप यानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी पानी अवेलेबल है हमारे अर्थ पर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स लैंड, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर, उनको ये तीनों चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट होती है अगर अर्थ पर सर्वाइव करना है, पानी, हवा और ज़मीन। लाइफ ऑन अर्थ इज कन्फाइंड टू ए नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। और ऐसा और साइंटिस्ट ने इससे एक जोन को बायोस्फीयर का नाम दिया गया, जहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में तालमेल के साथ चल रही है। लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड है तो वहाँ पे हवा भी है, उसके आसपास वाटर बॉडीज भी है, तीनों चीज़ आपस में इंटरैक्ट कर रही है और उससे हमारा बायोस्फीयर बन रहा है। ग्रीक में ये जो बायोस्फीयर वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायो का मतलब होता है जहाँ पर सारे फॉर्म की लाइफ जो है रह सकती है, जो भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे हम इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जहाँ पर सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ सरवाइव कर सके, रह सके, जी सके, उससे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, ओके, सो एक फैक्ट है आपकी बुक में, द एक्चुअल थिकनेस ऑफ अर्थ बायोस्फीयर इज डिफिकल्ट टू मेजर। ओके, अब जो एक्चुअल अगर हम थिकनेस देखने जाए, साइंटिस्ट ने जब पता करा कि बायोस्फीयर की एक्चुअल थिकनेस क्या होगी, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेजर करने के लिए, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं बहुत ऊंचे तक फ्लाई करती है, 650 मीटर से 650 से लेकर 1800 मीटर तक ये फ्लाई कर सकती है। सो वी कैन एज्यूम दैट इट इज़ द आउटर लिमिट ऑफ द बायोस्फीयर, यानी कि करीबन 1.8 से 2 किलोमीटर हमारी लिमिट है बायोस्फीयर की। मतलब इस हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन से हम 2 किलोमीटर या 1.8 किलोमीटर्स तक ये हमारी लिमिटेशन है कि यहाँ तक बायोस्फीयर है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो शायद हम सांस ना ले पाए, जिसकी वजह से, क्योंकि ऊपर जितने जाते हैं हवा जो है, एयर जो की क्वांटिटी है वो पतली होती जाती है, जिसकी वजह से हम सांस ले नहीं पाते। सो कहीं ना कहीं ये लिमिट है वहाँ पे। ओके, now on the other hand, research has established the existence of some species of deep sea fish in the Puerto Rico Trench, which is up to 8,372 मीटर्स डीप। और कुछ रिसर्च से साइंटिस्ट ने ये पता करा कि जो समुद्र में जो, या फिर समुद्र में जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, स्पीसीज रहती हैं, वो कितने गहरे पानी तक रहती हैं। तो वहाँ पर एक डीप सी फिश है, एक ऐसी प्रजाति है फिश की जो कि 8,372 मीटर नीचे पानी में सरवाइव करती है। तो मतलब कि गहराई अगर हम देखें, हो सकता है कि 8,372 मीटर्स तक बायोस्फीयर हो और ऊंचाई में 1.8 किलोमीटर्स तक या 2 किलोमीटर्स तक की ऊंचाई तक बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पर लाइफ, मतलब हम सकते हैं कि यहाँ जहाँ तक लाइफ हम सस्टेन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ आर द रॉक्स एंड मिनरल्स फॉर्म। ये जो रॉक्स है, वेरियस काइंड्स, आपको अलग अलग टाइप के पत्थर दिखते हैं। मिनरल्स जो हमें लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, डायमंड्स हो गए, ये होगा हमारे मिनरल्स के टाइप। तो ये रॉक्स, अलग टाइप के रॉक्स और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं। अब आपने आसपास अपने एरियाज़, जहाँ अगर आप किसी रिवर के आसपास रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के रॉक्स आपको दिख पाएंगे, क्योंकि हम प्लेन एरियाज़ में तो रॉक्स नहीं देखते हैं, पर जहाँ पर रिवर्स होती हैं वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के रॉक्स दिखते हैं। बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर आपको वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स दिखने को मिल जाएंगे। ओके, these are the broken rock pieces that can be easily on the solid surface of the earth, that is the lithosphere. The lithosphere forms the outermost shell of the earth. It covers the entire area of the earth's surface from the top of the Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench in the Pacific Ocean. और अगर हम limitations की बात करें तो lithosphere कहाँ से कहाँ तक है? From the top of the Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench, जो कि Pacific Ocean तक अवेलेबल है। ये हमारा lithosphere, क्योंकि समुद्र के पानी के नीचे भी लैंड होता है, ज़मीन होती है। ओके, जिसको कि हम सी बेड या ओशन बेड कहते हैं। ओके, सो ये ओशन बेड्स मरीना ट्रेंच तक है, मरीना ट्रेंच के बॉटम तक है, और ऊंचाई में देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक है। ओके, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब जो सरफेस जो है हमारे अर्थ का वो एक जैसा नहीं है। कहीं जो लैंड है बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, कहीं घाटियाँ हैं,
ऊबड़ खाबड़ है, कहीं जगह पर समतल है, तो कहीं बहुत ऊंचाई है, घाटी टाइप है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, एक जैसा लैंडफॉर्म नहीं है। ओके, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर प्लेन है तो कहीं पर प्लेटो है। प्लेटो बेसिकली ऐसा होता है टॉप एलिवेटेड एरिया जिसका जो ऊपर वाला हिस्सा पूरा फ्लैट होता है। ओके, डीप वैलीज हैं, खाई हैं। ओके, सो देन हाउ इज द हाइट और द डेप्थ ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ मेजर। अब तो इस हिसाब से अलग अलग जगह की अलग अलग हाइट होगी, अलग अलग डेप्थ होगी, कहीं ऊंचाई होगी, कहीं गहराई होगी। जहाँ पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ पर हमें ऊंचाई दिखेगी, जहाँ पर कोई ऐसे शहर या कोई ऐसी प्लेस जो खाई में बसी हुई होगी या वैलीज में बसी हुई होंगी तो वहाँ पे वो गहरी होंगी। तो इनको मेजर कैसे किया जाता है? जितने भी जो लैंड है, जितने भी प्लेसेस हैं, उनको हम सी लेवल से मेजर करते हैं ना, कि समुद्र का जो स्तर होता है, समुद्र का जो लेवल होता है, पानी का लेवल है, उससे हम मेजर करते हैं। हाउएवर द लेवल ऑफ वाटर द लेवल ऑफ वाटर इन द ओशन रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और ये समुद्र का जो यानी कि जो महासागर, जो ओशंस होते हैं, सी होते हैं, इनके जो लेवल होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहते हैं। इसीलिए इनको ही प्रिफेर किया जाता है मेजरमेंट के लिए। जितनी भी आपको प्लेसेस दिखती हैं वो हम सी लेवल से मेजर करते हैं, सी लेवल से कितना ऊंचे हैं या सी लेवल से कितने नीचे हैं। और आपको इसका इंडिकेशन है, जितने भी रेलवे स्टेशन आप अगर कभी विजिट करोगे तो वहाँ पर जब रेलवे स्टेशन का जहाँ पे वो उस स्टेशन का वो पता लिखा हुआ होता है कि ये वाला स्टेशन है, तो उसके नीचे ही उसकी हाइट भी दे रखी होती है कि ये समुद्र के स्तर से कितना ऊंचा। ओके, द एलिवेशन ऑफ अ लैंड इज मेजर्ड कीपिंग द सी लेवल एज द रेफरेंस, है ना। इसी वजह से आपने कभी कोई क्वेश्चन अगर आपका कभी ध्यान हो जीके में पूछा जाता है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी, तो माउंट एवरेस्ट का नाम आता है, जो कि 8,848 मीटर से अबव द सी लेवल, समुद्र के लेवल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ओके, while the Challenger Deep in the Mariana Trench is 10,994 meters below the sea level। और वैसे ही मरीना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में है वहाँ पर जो सबसे गहरी, मतलब यूँ माना जाता है कि सबसे गहरा प्लेस है अर्थ पे, जो कि है 10,994 मीटर्स सी लेवल के नीचे। ओके, तो ये उसकी डेप्थ होगी। ओके, द एवरेज एलिवेशन ऑफ अर्थ इज 840 मीटर्स। और अगर हम पूरे दुनिया का लैंड एरियाज को हम अगर सी लेवल से मेजर करें तो एवरेज जो एलिवेशन है हमारे अर्थ का वो है 840 मीटर्स अबव द सी लेवल। वेयर द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज, जितने भी ओशन उनकी अगर हम एवरेज डेप्थ निकालें तो 3688 मीटर्स निकलती है। ओके, सो द लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जो लिथोस्फीयर जो है ये अलग अलग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिवाइडेड है और ओशनिक क्रस्ट में। जहाँ पर महासागर हैं उनको हम ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे और जहाँ पर ज़मीन है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे। ऑन पेज नंबर 63 यू हैव द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। सो बेसिकली जहाँ पर पानी वाला एरिया है उसको हम ओशियनिक क्रस्ट बोलेंगे और जो ये ज़मीन वाला पोर्शन है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। हम इनको कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लार्ज एरिया है जिनको कि ओशन से डिवाइड किया गया, इसलिए हम इनको कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। ओके, almost 2/3 of water is covered by huge interconnected water bodies known as ocean। almost 2/3 बेसिकली 70 या 71% जो अर्थ सरफेस है वो इन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। इनको से ज़मीन जो है वो हल्का सा पार्ट कर रही है। ये सारे डिफरेंट ओशन है, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो गया, चाहे वो अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्टिक ओशन हो गया। ओके, सो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज है जिनको भी हम ओशन के नाम से जाने जाते हैं। द रिमेनिंग 1/3 ऑफ जो प्लैनेट है, जो 33% जो रिमेनिंग बच रहा है वो है कॉन्टिनेंट्स के बेसिस में। ओके, ये जो जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स है ये 33% है अर्थ के एरिया के। ओके, अब हम थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे हमारे हमारे कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज हमारे ओशंस के बारे में। ओके, सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। ऐसे हमारे पास 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, यूरोप,
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ओके, जिसमें आप रिसाइड कर रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, उसको हम एशिया के नाम से जानते हैं। ओके, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 हेमिस्फीयर। ओके, हम चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं अर्थ को वेरियस हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब जब आप वर्ल्ड मैप को आप नोटिस करोगे तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान देना कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड मासेस है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, वेयर सदर्न हेमिस्फीयर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी से ऑक्यूपाइड है, इसीलिए उसको वाटर हेमिस्फीयर या फिर वाटर हेमिस्फीयर के नाम से या फिर सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, जहाँ पर आप रिसाइड कर रहे हो। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ओके, अगर हम ज़मीन वाला एरिया देखते हैं तो 33% जो एरिया है वो एशिया कवर करता है ज़मीन का। ओके, ए लार्ज पार्ट ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो लार्ज पोर्शन है एशिया का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड द आर्टिक सर्कल पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी इमेजिनरी लाइन पास करती हैं? इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में। ओके, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज आर्टिक सर्कल वाली जो इमेजिनरी लाइन है, ये तीनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एशिया में पास होती हैं। द कॉन्टिनेंट टू द वेस्ट ऑफ एशिया इज यूरोप। अगर हम इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट एरियाज में देखेंगे, जो अगर आप पेज नंबर 63 में आ जाएंगे, ओके, सो ये है एशिया है। एशिया के आप वेस्ट में तो जब तरफ जाओगे तो आपको यूरोप मिलेगा, आप अगर साउथ वेस्ट की तरफ आओगे तो अफ्रीका मिलेगा, और अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया, या साउथ ईस्ट की तरफ आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा। अब जो यूरोप है, उस यूरोप और एशिया जो है उनको सेपरेट या अलग किसने किया है? यूरल माउंटेन्स। जैसे बेसिकली जितने भी हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो आपस में जो उनको अलग किया गया है वो बाय वाटर बॉडीज़ किया गया है, बट लेकिन यूरोप एंड एशिया आर सेपरेटेड बाय द यूरल माउंटेन्स। ओके, एंड the two continents from a single landmass which is called as यूरेशिया। और जिस पोर्शन पे जो यूरल माउंटेन्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पर ये दो कॉन्टिनेंट जो हैं सेपरेट हो रहे हैं, उस पोर्शन को हम यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ सेकंड जो कॉन्टिनेंट या सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है अफ्रीका। ओके, ये जो है इसके चारों तरफ जो है ओशन या सी से ये घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है एशिया का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड पासिस अप्रॉक्सीमेटली टू द सेंटर ऑफ द अफ्रीका। और जो इक्वेटर है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सेंटर से पास होता है। ओके, अब इसमें अगर थोड़ा और ध्यान देंगे, अगर कभी आप मैप का वर्ल्ड मैप को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। ओके, इसके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट और सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट जो कि सहारा डेजर्ट लोकेट करता है, एज वेल एज द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, जो कि ऑल थ्रू द अफ्रीका वो फ्लो होती है। ओके, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका। ये जो लाई करती है ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करती है। ओके, अगर हम हेमिस्फीयर में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका लाई करता है। ये सराउंडेड बाय, ये जो सराउंडेड है ये 3 ओशन से सराउंडेड है, विच इज पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्टिक ओशंस। ओके, ये 3 ओशन से सराउंडेड है। अगर आप मैप देखेंगे पेज नंबर 63 में, ओके, नॉर्थ अमेरिका, सो इट इज़ पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और आर्टिक ओशन के से ये 3 ओशन से ये आसपास सराउंडेड है। सेकेंड, नाउ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। ओके, इट इज़ मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये वाला जो पोर्शन है सदर्न अमेरिका, एज फ्रॉम द नेम
साउथ अमेरिका, तो ये पोर्शन जो है पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका लिंक्ड बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नोन एज इस्थमस ऑफ पनामा। अब साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है वो जो कनेक्टेड है आपस में, वो एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप से कनेक्टेड, एक बहुत ही छोटी सी लैंड स्ट्रिप। अगर आप पेज नंबर 63 में देखेंगे नॉर्थ और अमेरिका और साउथ अमेरिका को, तो एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप से ये जुड़े हुए हैं, जिसको कि इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। ओके, एंड इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग द टू लैंड मास। अब इस्थमस की डेफिनेशन ये होती है कि जब एक बहुत ही छोटी सी पट्टी किसी दो मेजर कॉन्टिनेंट्स या लैंड मास को जोड़ती है, उसको हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन सराउंड साउथ अमेरिका एंड west and the east respectively. The world largest river Amazon also flows in the South America। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट या लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजन जो है वो साउथ अमेरिका में ही फ्लो होती है। ओके, अब हम जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसकी हम साइज़ के बारे में देखें तो ये 5th लार्जेस्ट है, बट लेकिन अगर हम इसका एरिया अगर हम देखते हैं तो अगर हम दो कॉन्टिनेंट्स यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को एक कर देते हैं तो इतना बड़ा एरिया है। बट लेकिन यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये थ्रू आउट द ईयर एज ए ग्लेशियर कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है। ओके, हालांकि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होना मुश्किल है, बट लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्चेस जो है वहाँ चलती हैं। वहाँ पर जो मिनरल्स कुछ मिल सकते हैं इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्चेस, और वेरियस कंट्रीज जो है यहाँ पर अपनी जो रिसर्च लैब्स हैं वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसमें इंडिया ने भी 1981 में पहला एक्सपेडिशन अंटार्कटिका भेजा था, और इसके साथ साथ अदर कंट्रीज़ ने भी वहाँ पर रिसर्च लैब्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं। और जो हमारे जो दो रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, उनके जो नाम है वो मैत्री एज वेल एज दक्षिण गंगोत्री के नाम से रखे गए हैं। ओके, नाउ यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप जो है वो स्मॉलर साइज है एशिया से, और इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट एरियाज लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द आर्टिक सर्कल जो है, आर्टिक सर्कल जो इमेजिनरी लाइन है वो यूरोप से पास होती है, जिसकी वजह से यूरोप जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा एरिया है। साल के ज़्यादातर महीनों में ठंडी रहती है वहाँ पे, और सर आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है जिसकी वजह से ठंड है। इसके साथ साथ ये अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी जो है इसके तीनों तरफ से घिरा हुआ है। देन कम्स द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा 7th कॉन्टिनेंट है। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक खुद कंट्री भी है एज वेल एज कॉन्टिनेंट भी है। ओके, अब जो ऑस्ट्रेलिया जो नाम पड़ा है ये लैटिन वर्ड्स आए ऑस्ट्रेलिया, जो कि जिसका मीनिंग होता है साउथ या सदर्न। ओके, और सिंस ऑस्ट्रेलिया सराउंडेड बाय ओशन एंड सीज एंड ऑल साइड, इट इज आल्सो रिफर्ड एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब ऑस्ट्रेलिया जो है उसके चारों तरफ पानी है। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स या तो आसपास किसी कोई दूसरे कॉन्टिनेंट से मिले हुए हैं, या फिर उसके 3 साइड पानी है, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके कि चारों तरफ पानी है। एज अ रिजल्ट दिस टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ओके, अब इसके साथ एक और चीज़ होती है, पाक्स स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। वैसे एक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को मिलाती है। अब स्ट्रेट का मतलब ये होता है STRAIT के स्ट्रेट का मतलब ये होता है एक ऐसी वाटर बॉडी या ऐसे वाटर पैसेज जो कि एक सी और एक ओशन को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। वैसे एक पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को के बीच में है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर आज हमने हमारे ओशंस और हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अर्थ पर। ओके, कितना % वाटर हम कंज्यूम कर पाते हैं। ओके, कितना वाटर फ्रेश वाटर है, कितना वाटर सलाइन वाटर है, डिफरेंस जानेंगे सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर में। और उसके बाद हम ओशन से जो टोटल जो हमारे ओशंस है 5 ओशंस, इनके बारे में जानेंगे, एज वेल एज द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इनके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।